हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने प्यारे बच्चों अपने पढ़ चुके थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, अपने अभी तक 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं? प्रतिशत पढ़ चुके हैं, और उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं? उसके बाद अपनों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ व हानि। तीसरा टॉपिक अपनों ने कौन सा पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ये अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसके अपने टाइप भी पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब अपने जो चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चौथा टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का ही एक पार्ट है, ये भी ब्याज से रिलेटेड था, और ये भी हमारा जो टॉपिक है वो भी ब्याज से रिलेटेड रहेगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले अपने जानेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ले लें कि ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है किस चीज का। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक तरफ मैं ब्याज चलाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, और एक तरफ मैं ब्याज चलाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। दोनों के लिए यहाँ पर मैंने धनराशि ले ली, 1000 रुपए इसके लिए ली, और दोनों के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी राशि मैंने क्या ले ली? 1000 रुपए ले ली। एक पर तो मैं सिंपल इंटरेस्ट चलाऊंगा और एक पर क्या चलाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। दोनों के लिए दर ले ली 10%, और यहाँ पर दर भी ले ली कितनी? 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल सेम चल रहे हैं। यदि अपने को डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस समझने के लिए अपने को सेम चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये तो है पी, ये क्या है? पी। पी यानी कि मूलधन। ये क्या है हमारे पास? आर। हम जानते हैं आर क्या होता है? आर यानी कि रेट, रेट यानी कि दर। अब मैं टाइम की बात करूं तो टाइम यहाँ पर मैं एक बार आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए पहले मैं एक एक वर्ष चलाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यदि मैं ये कहूं कि 1000 रुपए का 10% की दर से एक वर्ष का, यदि मैं 3 वर्ष ले लूं, यहां पर ऐसा कीजिए, मैं कहूं कि साधारण ब्याज निकालिए, 1000 का 10% 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालिए, तो आप क्या करोगे? 1000 रुपए लीजिए, तो यहाँ पर आर लिखोगे 10% और टाइम लिखोगे 3 वर्ष, और यहाँ पर बटा में 100 करोगे, तो आपको साधारण ब्याज निकालना आता है। क्यों निकालना आता है? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है कि P इंटू आर इंटू टी बटा 100 क्या होता है? हमारे पास साधारण ब्याज होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी बटा 100 करेंगे, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय करोगे तो साधारण ब्याज निकलेगा। 100 से 100 कट जाएगा, 10 इंटू 100 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 300 रुपए। क्या हो जाएगा? 300 रुपए। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकल कर आया 300 है। ये कितने वर्ष का ब्याज निकल कर आया? 300। आपको मैंने एक बात बताई थी, जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। अब ये 300 रुपये ब्याज है, वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो एक वर्ष का निकालना है, तो एक वर्ष का जो ब्याज निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया? 100 रुपये निकल कर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो पहले वर्ष का कितना है? 100 रुपये है, दूसरे वर्ष का कितना है? 100 रुपये है, और तीसरे वर्ष का कितना है? 100 रुपये है। क्यों है ऐसा? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। साधारण ब्याज हमेशा किस पर निकाला जाता है? मूलधन पर निकाला जाता है। 1000 का 10% कितना होता है? 100। फिर 1000 का 10% निकालेंगे 100, फिर 1000 का 10% निकालेंगे 100। कितने भी वर्ष के लिए निकालना हो तो आप तुलना किससे करोगे? मूलधन से। पर चक्रवर्ती ब्याज ऐसा नहीं कहता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता है? चक्रवर्ती ब्याज आपको ये कहता है कि आप एक वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त कर लेते हो, जो ब्याज प्राप्त होने के बाद वो मूलधन में ऐड कर दिया जाएगा। वो मूलधन में जब ऐड कर दिया जाएगा, जो नया मिश्रधन बनेगा वो अगले वर्ष के लिए, मतलब कि दूसरे वर्ष के लिए वो मूलधन के रूप में काम करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना,
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज ऐसा नहीं कहता है। साधारण ब्याज सिर्फ सिंपल ये कहता है जो भी गणना होगी वो किस पर होगी, हमेशा ही मूलधन पर की जाएगी, चाहे आप 5 वर्ष के लिए कीजिए, 10 वर्ष के लिए कीजिए, 20 वर्ष के लिए कीजिए, कितने वर्ष के लिए भी कीजिए। इसको 20 वर्ष तक लेके जाओगे तो भी ब्याज 100 रुपए ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर चक्रवर्ती ब्याज अपने को क्या कहता है, चक्रवर्ती ब्याज कहता है कि आप पहले 1000 का 10 पर 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का जितना ब्याज आता है उसको मूलधन में ऐड कीजिए। मूलधन में ऐड करने का मतलब वो मिश्रधन बन जाएगा, और जो मिश्रधन बनेगा वो अगले दूसरे वर्ष के लिए वही मिश्रधन एक मूलधन के रूप में काम कर रहा होगा। कैसे सर जी, हमें बात आपकी समझ में नहीं आई। अच्छा, बात आपको समझ में नहीं आई है तो मैं समझाने के लिए आया हूं। यहाँ पर देखिए 1000 का क्या निकालेंगे, 10%। देखिए इसमें क्या होगा, 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 10% निकाला। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए होता है। अब ये ब्याज कितना मिला, 100 रुपए ब्याज मिला। अब क्या होगा कि अब ये जो 1000 रुपए है मूलधन और ये जो 100 रुपए है ब्याज, अब इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये मिश्रधन कितना बन गया, 1100 रुपए। ये 1 वर्ष के लिए तो क्या कहलाया, मिश्रधन कहलाया। अब ये 1 वर्ष के लिए क्या कहलाया, ब्याज निकाला। जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो यहाँ पर 1000 पर गणना नहीं होगी इस बार आप किस पर ब्याज निकालोगे, 1100 रुपए। जो मिश्रधन बना है वही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में काम करेगा। अब ब्याज किस पर मिलेगा, 1100 पर मिलेगा। अब ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ही यही है कि आपको जो मूलधन है वो ऐड कर दिया जाएगा, फिर इस पर ब्याज निकलेगा 1100। तो 1100 का कितना प्रतिशत निकाला, 10%, क्योंकि जो दर है वो दर चेंज नहीं होगी। 11 × 10 कितना हो जाएगा, 110 रुपए। अब दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज निकल कर आया वो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना निकल कर आया, 110 रुपए। समझ में आई है बात की नहीं समझ में आई है। अब क्या होगा कि ये जो 1100 रुपए है, अब मूलधन 1100 बन गया था, अब 1100 110 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बन गया, 1210 बन गया। 1210 बना। अब ब्याज किस पर मिलेगा, 1210 पर मिलेगा। 1000 का 10% निकाला, 100 रुपए। 1000 रुपए और पहले वर्ष का ब्याज ऐड हो गया 1100 रुपए। अब 1100 रुपए का 10% निकाला, 110 रुपए। 110 रुपए इसमें ऐड हो गया तो ये बन गया अपने लिए मिश्रधन। मिश्रधन बन गया 1210 और यही मिश्रधन अब मूलधन के रूप में काम करने लग गया तीसरे वर्ष के लिए। तो 1210 का इस बार क्या करेंगे कि 1210 का 10% निकालेंगे। 1210 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 121 रुपए। यहाँ पर देखिए अब तीसरे वर्ष का जो ब्याज निकल कर आया 121 रुपए। अब यहाँ पर देखिए अगर ये 3 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करना है तो 1210 और 121 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1331 रुपए। यदि अब इसको जोड़ोगे, मैं पूछूं कि 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिला, 100 और 110 210 होता है। 210 और 121 कितना होता है, 331 रुपए। यानी कि आपको मैं ये कह सकता हूं कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो तो 300 रुपए मिला और 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज था वो कितना मिला, 331 मिला। अब ये बढ़ा हुआ मिला ना मिला, क्या नहीं मिला, क्यों मिला, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लगता है। ये जो ब्याज मिल जाता है उसको ऐड करने के बाद ब्याज पर ब्याज मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन, ब्याज पर ब्याज मिलता है मतलब कि ये ब्याज मिला 100 रुपए, फिर 100 का 10% 10 होता है तो यहाँ पर ब्याज मिल गया 10 रुपए जुड़ जाने की वजह से 110 हो गया। फिर 110 का 10% 11 रुपए होता है तो 11 रुपए जुड़ जाने की वजह से तीसरे साल का जो ब्याज मिल गया, अब यहाँ पर 110 और 11 कितना हो गया, 121, जिससे कि अपने को ब्याज कितना मिल गया, 331 रुपए मिल गया। अब यहाँ पर एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना है। ये तो हमने अभी जाना कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज अंतर क्या है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज वह हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज वह हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये क्यों बोली बात मैंने, ये आगे जब क्वेश्चन करेंगे एक टाइप इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है,
बराबर रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, बराबर रहता है, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज क्या रहता है, बराबर रहता है। आप इतनी बात नोट करें, ये जो मैंने लिखवाया है ना, इतनी बात आप नोट करें, ये तो था चक्रवर्ती और साधारण ब्याज में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्या, ये मैंने बताया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ जी, ये आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा चक्रवर्ती ब्याज निकालने का, आप घबराइए मत। अपने को हर बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अपने ब्याज पर ब्याज निकालेंगे। बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि अपने को जो डिफरेंस निकालना था उसको समझनी चीजें कुछ जरूरी होती है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए देखो, अब चक्रवर्ती असाधारण ब्याज का तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल बताया था, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ये क्या था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था। पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये था, पर चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपने ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते, इसका एक अलग फॉर्मूला है। क्यों फॉर्मूला है अलग, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, इस पर एक अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमें बताइए सर, ये दुनिया। पहले लिखेंगे P इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 ऊपर, यहां पर क्या होगा, समय यानी कि टाइम होगा, और इक्वल में क्या होगा, मिश्र दर यानी कि A होगा। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो अक्सर आपको किताबों में देखने को मिलता है। क्या फॉर्मूला मिलता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 समय टी इक्वल में मिश्र दर। इसको नोट करें, एक बार नोट करें इसको जल्दी से। इसको सिंपल अपने इसी तरीके से लिखेंगे, यदि लिखना पड़ा तो P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 ऊपर टी, और इक्वल में क्या लिखेंगे, मिश्र दर। ठीक है, मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, इसमें सिर्फ मैंने एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा। लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। अब यहां पर देखिए, यदि मैं कोई क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, एक क्वेश्चन के बेसिस पर समझाता हूं। मैं कहूं कि 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की धनराशि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सीआई लिखा मैंने सिर्फ सिंपल, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। मैंने ये लिखा कि 10,000 रुपए की जो धनराशि है 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आप ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला मैंने लिखा, यहां पर देखिए क्या लिखा मैंने, P का मतलब मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में,
10,000 रुपये दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक, मैंने एक लिख दिया, बीच में निशान किसका है, प्लस का निशान है। अब यहाँ पर आर कितना लिखा हुआ है, 10%, और बटा में कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। अब ये प्रतिशत तो हटेगा तभी तो 100 लगेगा, यहाँ मैंने सिर्फ 10 लिख दी। अब यहाँ पर देखिए समय कितना दिया हुआ है अपने को, 3 वर्ष, और इक्वल में क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन। जब मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दोगे तो आपके पास ब्याज मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आप मुझे बताइए, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ऊपर वाला नीचे वाला लिखा रहने देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, इसको अपने 1 प्लस आर बटा में 100 है, इसको अपने एमएफ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एमएफ का मतलब पढ़ के आए हो ये प्रतिशत में, एमएफ का मतलब क्या होता है, एमएफ का मतलब होता है फाइनल बटा इनिशियल। यदि कोई दर 10% की दर से बढ़ाई जाती है तो इनिशियल वैल्यू 100 मानी जाती है, और ऊपर वाली ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है, 100 का 10%, 10 बढ़ने की वजह से 110। मतलब कि मैं कहूँ कि कोई कीमत 18 रुपए से बढ़कर 20 हो गई तो 18 हमेशा नीचे रखा जाएगा, 20 ऊपर, क्योंकि फाइनल वैल्यू ऊपर रहेगी, इनिशियल वैल्यू नीचे। यानी कि इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य, और फाइनल वैल्यू का मतलब होता है वर्तमान मूल्य। बढ़ने या घटने के बाद जो मूल्य होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। यदि मैं ये कहूं कि 200 रुपए से मूल्य घटकर आपका 50 रुपए घट गया तो अब 150 होगी, तो 150 फाइनल वैल्यू और 200 क्या हो जाएगी, इनिशियल। ये अपने एमएफ प्रतिशत में पढ़ के आए थे, इसको अच्छे से अपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको क्यों यूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए 100 इंटू 100, 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 बटा 100, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसकी जगह अपने एमएफ भी तो यूज कर सकते थे। एमएफ का मतलब अब ये ब्याज दर है, दर है तो ये तो हमेशा जो दर है अपने को ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा, ब्याज हमेशा बढ़ के मिलता है या घट के मिलता है। तो आप यही कहोगे सर ब्याज क्या बात करते हो, बढ़ के मिलेगा। जब बढ़ के मिलेगा तो 10% बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू यदि 100 मानोगे तो 10% बढ़ गया तो 110 क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये चीज अपने पढ़ के आए हुए हैं तो अपने थोड़ा सा फॉर्मूला और चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला और क्या चीज कर रहे हैं, अपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, अपने तो फॉर्मूला भी नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला जहां पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। पर इतनी बात समझना, अपने जब भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, P इंटू एमएफ, और यहाँ पर टाइम, और इक्वल में क्या है, मिश्रधन। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, P इंटू एमएफ। एमएफ का मतलब आप जानते हो कि फाइनल बटा इनिशियल वैल्यू, फाइनल बटा इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कौन सी होती है, इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्रतिशत को जाकर अच्छे से क्लियर करो, फिर प्रॉफिट लॉस को करो, फिर साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये अच्छे समझ में आएगा। वीडियो आपके सामने पड़ी है। अब यहाँ पर देखिए ए का मतलब मिश्रधन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को 10,000 पे क्या लिखा हुआ है, मूलधन। फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं, P इंटू एमएफ, ऊपर क्या लिखा, टाइम, और इक्वल में मिश्रधन। P कितना दिया हुआ है, 10,000, और इंटू में 10% दर है तो ब्याज बढ़ के मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 110 बटा में 100। अपना टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया। टाइम कितना दिया, 3 वर्ष, और इक्वल में कितना है, मिश्रधन। अब क्या करेंगे, 10,000, अब ये 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिख दीजिए, 110 बटा 100, इंटू में 110 बटा 100, और इंटू में क्या लिखेंगे, 110 बटा में 100, और इक्वल में क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। क्लियर है बात। 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 कितना होता है, 13,310 रुपए। 13,000 कितना आ जाएगा, 310, क्योंकि 11 की क्यूब होती है 1331, एक जीरो और पड़ी है, 13,310। ये क्या प्राप्त हो गया, मिश्रधन। अब ये जब मिश्रधन प्राप्त हो गया तो अपने को सिर्फ ही ब्याज चाहिए। तो ब्याज क्या निकालना होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस कर दीजिए, मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस कर दीजिए। मूलधन माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना मिल गया बच्चों, 3310 रुपए। ब्याज कितना मिल गया, 3310 रुपए। क्या सर ब्याज निकालने का कोई और भी तरीका है क्या, हाँ जी, ब्याज निकालने का इससे भी बहुत ही आसान तरीका है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर देखिए जब डेटा चेंज होता है, यहाँ पर मान लीजिए धनराशि आपको मैं कर दूं 7800, और यहाँ पर दर आपको कर दूं मैं 3%, और टाइम कर दूं आपको 4 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है।
तो आप इस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे टाइम लग जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेस पर करोगे तो क्या लिखोगे, 7800 क्या है, मूलधन है और 10% दर है, तो 103 बटा में क्या लिखोगे, 100, और यहाँ पर भी 103 बटा में 100, और यहाँ पर भी लिखोगे 103 बटा में 100, और यहाँ पर भी लिखोगे 103 बटा में 100। इतना तो आप काट दोगे, उसके बाद 103 इंटू 103 इंटू 103 गुना तो ना करते बैठ जाओगे, गुना करोगे, फिर 78 से गुना करोगे, फिर मिश्रधन आएगा, फिर मिश्रधन में से आप मूलधन माइनस करोगे, फिर ब्याज निकलेगा। इतना काम अपने को नहीं करना है, ये तो एक सिंपल धनराशि थी, तो इतना ये काम करके अपने को आंसर ये आ गया। इस तरीके से अपने करेंगे तो यहाँ पर अपने कभी भी क्वेश्चन की अपने जल्दी से अपने आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अचीव करो। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालने का तरीका क्या है, 3 वर्ष के लिए निकालने का तरीका क्या है, 4 वर्ष के लिए निकालने का तरीका क्या है। मेन आपको 2, 3, 4 ही पूछा जाता है और नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको 5 वर्ष तक मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जानना हो तरीके 6 वर्ष के लिए भी बता सकता हूँ, 7 वर्ष के लिए, पर अपने को जो मेन पढ़ना है वही सीखेंगे। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको आप नोट करें। आज मैंने क्या बताया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका और एक क्वेश्चन कराया जो अपने फॉर्मूले के बेस पे करेंगे। इतनी चीज आप पढ़ के आना, इतनी चीज आप अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, उस पर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष, तीनों के अपने अलग अलग क्वेश्चन करके देखेंगे। इतना आप नोट कीजिए, फिर अपने इसको आगे बढ़ते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।